हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। ये मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स फेल ने दिए थे 1916 में अपनी एक बुक में। उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये हैं वो 14 प्रिंसिपल जो कि फ्योल ने दिए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, नाम से ही यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है, यानी कि काम का डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पेशलाइजेशन को, यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात की जा रही है। जो भी वर्कर्स को काम एलोकेट किया जाएगा वो उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर किया जाएगा। यानी कि वो जिस भी फील्ड से आते हैं या फिर उनमें जिस चीज़ की एक क्वालिटी है, हम कह सकते हैं जिस चीज़ की उनके पास नॉलेज है, वो काम उनको दिया जाए करने को, जिससे कि हमें बेटर वहाँ से आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क में यही बात की गई है कि स्पेशलाइजेशन हमें इस तरह से करना चाहिए कि हमें वहाँ से उनकी एबिलिटी जो है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। वहाँ पर हमें श्योरनेस हो कि हाँ, हमें बेटर आउटपुट मिलेगा, एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी होगी। ठीक है, तो अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें डिवीज़न ऑफ वर्क पर ध्यान देना है। सेकंड आता है हमारा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, यहाँ पे अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर आती है। यानी कि जब हम किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो वहाँ पर उसको एक पावर मिल जाती है किसी भी काम को करने की। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर उसे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अगर आपने उसको पहले से वो अथॉरिटी दे रखी होगी तो वो उस टाइम पर डिसीजन ले सकता है। यानी कि सही समय पर सही डिसीजन लेने की जो ताकत है वो हमें सिर्फ अथॉरिटी से ही मिलेगी, और वहाँ पर हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की यहाँ पर बात करें तो डिसिप्लिन हमारा ओबीडियंस, एनर्जी, बिहेवियर, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डिसिप्लिन के अंदर ये है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं तो उनके बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब डिसिप्लिन सिर्फ यही नहीं है कि कोई छोटा है, यानी कि एम्प्लॉय है वो सिर्फ एम्प्लॉयर का रेस्पेक्ट करे। वहाँ पर वो छोटा है एम्प्लॉय, लेकिन एक एम्प्लॉयर को भी अपने एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनके यहाँ काम कर रहे हैं तो वो आपसे जिस तरह से चाहे वैसे बिहेवियर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों पार्टी को एक दूसरे के साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना है, एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, जिससे कि दोनों जिस भी मकसद से या जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर वो लोग साथ में काम कर रहे हैं उसको वो अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो डिसिप्लिन यहाँ पर दोनों के बारे में बता रहा है, फिर चाहे वो एम्प्लॉय की हो बात या एम्प्लॉयर की, दोनों को ही अपने एक डिसिप्लिन में रह के सारे काम को करना है, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसको जो भी ऑर्डर्स रिसीव होते हैं सुपीरियर से, वो सिर्फ उसको सिर्फ वन सुपीरियर से अलोकेट होंगे। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड में बताया जाता है कि यहाँ पर ऑर्डर सिर्फ वन सुपीरियर से दिया जाएगा। आप खुद सोचो, अगर किसी भी पर्सन को 2 या 3 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं तो वहाँ पर वो काम नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि यहाँ मुझे यहाँ से कमांड मिली है कि मुझे इस तरह से काम करना है, दूसरी जगह से कमांड मिली है मुझे इस तरह से काम करना है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ ये कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ एक सुपीरियर होता है जो कि कमांड करता है और उसके बेसिस पर सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ भी आप समझ सकते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है वन हेड वन प्लान। यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट करेगा पर्सन वो सिर्फ
एक पर्सन होगा जो कि डायरेक्ट करेगा, एक प्लान के ऊपर डायरेक्ट करेगा, जो कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर एक डायरेक्शन होगा जिसके बेसिस पर आपको सारा काम करना है, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको अचीव करना है। तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे दिया जाता है जिसके बेसिस पर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है जनरल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। ये जो भी वन पर्सन का इंटरेस्ट और या फिर ग्रुप का इंटरेस्ट, ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उस इंटरेस्ट से वहाँ पर उसे मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट होगा, या इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है आपके ऑब्जेक्टिव से, जो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि जो आपकी फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ पे मैच करे। तो सबऑर्डिनेशन, आप कंपनी को भी इस तरह से सारी चीज़ें बनानी है जिससे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को भी वो मिलाकर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। आपने एमबीओ के बारे में सुना होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। उसमें भी यही कहा जाता है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से बनाने हैं कि उसमें हम अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट कर पाएं। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपने अपनी कंपनी में ये ऑब्जेक्ट बनाया कि हमें 2 साल में अपनी कंपनी का प्रॉफिट इतना लेकर आना है, या फिर 5 साल में अपनी कंपनी का प्रॉफिट इतना लेकर आना है। ठीक है, अब ये तो ऑब्जेक्टिव कंपनी के रिगार्डिंग हो गया, लेकिन आप इसमें एक इंडिविजुअल को ऑब्जेक्टिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयर हैं, किसी का ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे 5 साल के अंदर अपना खुद का एक बड़ा घर बनाना है। एक का ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे 5 साल के अंदर अपनी इतनी इनकम करनी है, या फिर अपनी सैलरी इतनी करनी है, या फिर मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो आपने जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव थे कि 5 साल में मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप इससे इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को मिला सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर मेरी कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं अपने एम्प्लॉयर को अपने प्रॉफिट से इतना परसेंट दूंगा, या इतना बोनस के रूप में दूंगा। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव को भी आपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिला दिया। अब एम्प्लॉय को लगेगा कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इतना होगा तो हमें भी इतना मिलेगा, तो वो भी ज़्यादा मेहनत करेंगे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन बना के चल सकते हैं एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी हम एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर उनका रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब यहाँ पर ये है, जो भी उनकी एबिलिटी है, जो भी उनकी एक्सपीरियंस है, या जो वो काम करते हैं उसके बेसिस पर उन्हें पैसे दिए जाएं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं तो आपने 10 को ही एक जैसा रेम्युनरेशन प्रोवाइड कर दिया। आपको रेम्युनरेशन देना है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनकी नॉलेज के बेसिस पर, जिससे कि वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय ज़्यादा मेहनत कर रहा है या अपने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है उसको कुछ बेहतर मिले और एम्प्लॉयज़ से। तो यहाँ पे रेम्युनरेशन आपका कैसा होना चाहिए, एक फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। फिर आता है द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी पर्सन सब कुछ एक बार में या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन एक साथ सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप के बिजनेस में कितने डिसीजंस सेंट्रलाइज होने चाहिए, कितने डिसीजंस डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। यानी कि वो कौन कौन सी पावर है जो आपको दूसरों को दे देनी चाहिए, उसकी अथॉरिटी दूसरों को दे देनी चाहिए कि हाँ, इस तरह के डिसीजंस आप लोग ले सकते हो। क्योंकि अगर सारा ही बर्डन आप अपने ऊपर ले लोगे तो आप हर जगह 100% नहीं दे सकते हो।
तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कितनी पावर आपको अपने हाथ में रखनी है और कितनी पावर आपको डिसेंट्रलाइज करनी है, यानी कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको देनी है। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन पर आप एक साथ बैलेंस बना के नहीं चल सकते, हर सिचुएशन में आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि किन किन चीज़ों में आपको डिसीजन लेना है, उसकी पावर अपने हाथ में रखनी है, और किन चीज़ों पर डिसीजन आपको अपने एम्प्लॉयर को या आपके यहाँ जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स काम करने हैं, उनको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है कि वो उस पर डिसीजन ले पाए। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइन ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम स्केलर चेन भी बोलते हैं। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा स्केलर चेन क्या होता है। देखिए, स्केलर चेन जो है, ये एक चेन हमारी मैनेजर्स के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो कि हमारे हायर से लोअर होती है ये चेन। ठीक है, जिसको हम स्केलर चेन बोलते हैं, यानी कि हायर मैनेजर से लोअर मैनेजर पर। जिस इसको अगर हम सेकंड टर्म में बात करें तो चेन चेन ऑफ कमांड भी बोलेंगे। आपने इसमें एक और टर्म सुना होगा, फ्योल ने एक टर्म यहाँ पर प्रपोज किया था, जो था गैंग प्लांक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ब्रिज कम्युनिकेशन भी आप बोल सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल से डिपार्टमेंट्स को। यानी कि यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, कोई भी लोअर लेवल का पर्सन टॉप से बात कर सकता है बिना मिडिल की हेल्प लिए हुए, और टॉप वाला लोअर से बात कर सकता है बिना मिडिल की हेल्प किए हुए, यानी कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है स्केलर चेन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर चेन में ये बात बताई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर में यहाँ पर हम बात करें तो ऑर्डर में यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पर्सन किसी की भी जगह जा सकता है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपने एक प्लेस बना दिया कि ये प्लेस सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन का है। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपने जो भी लॉस है या वेस्ट है उनको अवॉइड करने के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होता है तो वहाँ पर उसकी जगह कोई और भी काम कर पाए। आपने देखा होगा बैंक के अंदर वहाँ पर जॉब रोटेट होती रहती हैं। वो किस लिए रोटेट होती हैं, उसका मेन कारण सिर्फ यही है कि अगर कोई एम्प्लॉय कभी एब्सेंट होता है तो उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय काम कर ले, क्योंकि जब उनको हम रोटेट करेंगे उनकी जॉब को, तभी वो एक दूसरे का काम सीख पाएंगे। तो सेम यहाँ पर है ऑर्डर में, कि यहाँ पर जो प्लेस है वो सबके लिए है। यहाँ पर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, तो एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू हम अपने जो भी ऑर्डर है, जो भी हमारे ऑर्डर में जो भी सीक्वेंस में अगर हम ये काम नहीं करते तो जो भी हमारे वेस्ट या लॉस एराइज होने वाले थे, उसको हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि अब हर पर्सन दूसरे की जॉब को इजीली संभाल सकता है, क्योंकि पहले से हमने रोटेट वाली फंक्शन अपने यहाँ किए थे, तो अब उनको आसानी हो गई उस चीज को करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर इक्विटी। देखिए, इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो उनके अंडर जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको वो इक्विटी का माहौल प्रोवाइड करेंगे। इक्विटी का माहौल यहाँ का मतलब यहाँ पर ये है, उनके प्रति वो काइंडनेस होंगे, उनको जस्टिस देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, यानी कि सबके संग वो इक्वल बिहेव करेंगे। अब कोई भी पर्सन हो सकता है कि उसको कोई काम अच्छे से करना ना आ रहा हो, उसके पास वो स्किल्स ना हो, जबकि दूसरा पर्सन उस काम को और अच्छे से कर रहा हो। तो आपको उसके संग यहाँ पे वाइस बिहेवियर नहीं रखना है, आपको उसको समझाना है, सिखाना है। जो भी आप उसके प्रति कर सकते हैं वो आपको उसको फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% वहाँ पर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आपको इक्विटी रखनी है। तो यहाँ पर आई होप अब आपको इक्विटी पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल की यहाँ पर बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी
पर्सोनेल है उसका जो टर्नओवर है उसको आपको रिड्यूस करना है, यानी कि एक आपको स्टेबिलिटी उनको प्रोवाइड करनी है, जिससे कि उनको भी ये डर ना लगे कि कंपनी हमें कभी भी निकाल सकती है, या फिर अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई तो कंपनी हमें एकदम बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो बिना डर के कंपनी के अंदर बेहतर तरीके से काम कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। पर्सनल को लगता है कि ये कंपनी हमारी सगी नहीं है, ये जब चाहे हमको कंपनी से बाहर निकाल सकती है, तो वो अपना उस तरह से 100% नहीं दे पाएँगे, क्योंकि खुद को भी वो कंपनी को अपनी कंपनी ना समझकर एक वर्कर की तरह वहाँ काम करेंगे। आप जब उनको अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो और भी बेहतर तरीके से कंपनी के लिए काम कर पाएँ, ठीक है? तो आपको वहाँ पर क्या करना है, एक स्टेबिलिटी उनकी प्रोवाइड करनी है, एक टेन्योर उनका फिक्स करना है कि आपको इतना टाइम तक तो यहाँ पे काम करना ही है, कंपनी आपको कभी भी नहीं निकालेगी, और अगर निकालती है तो उसकी कंडीशंस भी बना देनी है कि अगर ये कंडीशंस हुई तो हम आपको निकाल सकते हैं, और आपको निकालेंगे तो उससे 1 या 2 महीने पहले आपको हम बता देंगे। तो इस तरह की आप कंडीशंस रखोगे तो इससे भी वर्कर को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? इसके बाद आता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो प्यूपिल हैं या लोग हैं उनको आपको अलाउ करना है कि वो यहाँ पे खुद से इनिशिएटिव लें काम करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी के अंदर 4 तरह के लोग हैं, ठीक है? आप हमेशा उनको जो काम देते हैं वो काम करके आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह की फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करी होगी कि नहीं, आप खुद से अगर आकर कहें कि हमें ये काम करना है, हम ये काम और बेटर तरीके से कर सकते हैं, तो इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आप अच्छा आउटपुट उनसे ले सकते हैं। तो आपको क्या है, इनिशिएटिव वाली फैसिलिटी या फ्रीडम उनको प्रोवाइड करनी है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए, ठीक है? एक मैनेजर को ये परमिट करना होगा अपने एम्प्लॉय को कि वो चाहे जहाँ भी उसको लगता है कि हाँ, वो ये काम बेटर तरीके से कर सकता है, जो उसको कमांड दी जा रही है उस लेकिन वो और भी अच्छी तरीके से कर सकता है, तो वो खुद आके इनिशिएटिव लेकर उस काम को करे, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है उन्हें, ठीक है? फिर है एस्पिरिट दे कॉर्प्स, जिसको हम टीम स्पिरिट भी बोलते हैं। टीम स्पिरिट का मतलब यहाँ पर यूनिटी से है कि कोई भी काम आप करते हो तो आपको पता है स्ट्रेंथ में काफ़ी दम होता है, और स्ट्रेंथ अगर आपके पास है किसी भी चीज़ को करने की, तो वो काम आपका और भी बेहतर तरीके से होता है। आपने वो बचपन में कहानी पढ़ी होगी, एक आदमी था, उसके 2 बच्चे थे, उसने एक को एक लकड़ी दी, वो दोनों ने तोड़ दी, फिर बाद में उसने लकड़ी का दोनों को गट्ठर दिया कि अब आप इसको तोड़ के दिखाओ, तो वो उसको नहीं तोड़ पाए। तो ये उसको उनको देने का क्या मतलब था ही? तो वो अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते थे कि आप दोनों अगर साथ में मिलके रहोगे तो आप कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो उसका मिलके सामना कर सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों आपस में लड़ोगे तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी आएगी तो आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, ठीक है? सेम यही बात है स्पिरिट द कॉर्प्स में, टीम स्पिरिट में। अगर कंपनी पर कोई भी परेशानी आती है या कंपनी को कोई भी इमरजेंसी होती है, तो अगर सारे एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सब लोग आपस में एक टीम की तरह काम करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आप कंपनी की जो भी लॉस में अगर आपकी कंपनी जा रही है, या कोई भी आपको कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको ईज़िली रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी टीम के साथ काम नहीं करेगा, एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, तो आप उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएँगे। मेन इसको समझाने का तरीका सिर्फ़ यही था। तो आई होप यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।